हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका। मेरा नाम रिंकू कुमार सैन है। मैं नोड.जेएस डेवलपर एंड ट्यूटर एट डेक्टेक। हमने पिछले सेशन में पढ़ा था कि एआई टूल्स क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे हम परफेक्ट प्रॉम्प्ट देता है जिनसे हम अच्छी एप्लीकेशन बना सके। उसके बाद हम नोड.जेएस के कॉमन जेएस फीचर्स पढ़ा था और साथ में हम कॉल बैक, प्रॉमिस, एसिंक, अवेट, ये सारी टॉपिक्स हमने कवर किए थे पिछले वाले सेशन में। अब स्टार्ट करेंगे हम नोड.जेएस का पॉपुलर वेब फ्रेमवर्क जो एक्सप्रेस है। एक्सप्रेस को हम पढ़ेंगे क्या होता है, कैसे काम करेगा, कौन कौन से फीचर्स है, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स है, इन सबको रीड करेंगे। कंटेंट से वन बाय वन जो हम कवर करेंगे इस वाले सेशन में कि एक्सप्रेस क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, क्यों इतना फेमस है एक्सप्रेस जेएस, इस पर डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम प्रोजेक्ट का सेटअप करना सीखेंगे, कैसे हम प्रोजेक्ट का सेटअप करेंगे। और हम हमारा सर्वर क्रिएट करना सीखेंगे कि फर्स्ट टाइम पे एक्सप्रेस पे कैसे सर्वर क्रिएट करते हैं। हम इसमें कार्ड ऑपरेशन बनाना सीखेंगे कि हमें एक यूज़र की जो रिक्वेस्ट होती है उस पर हम कार्ड ऑपरेशन करेंगे, जैसे क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये सारी एपीआईज हम बनाना सीखेंगे। उसके बाद हम फोल्डर स्ट्रक्चर सीखेंगे कि हमारा परफेक्टली फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे बनना चाहिए प्रोजेक्ट का एक स्केलेबल एप्लीकेशन बनाने के लिए, वो कवर करेंगे। उसके बाद हम मिडिलवेयर का कंसेप्ट समझेंगे कि मिडिलवेयर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है एक्सप्रेस के लिए, कितने सारे मॉड्यूल्स होते हैं, कितने टाइप्स का मिडिलवेयर होता है, ये सब हम कवर करेंगे इस वाले में। इसके बाद हम एरर हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से हम एरर हैंडल कर सकते हैं जिससे हमारा सर्वर ना क्रैश हो, तो ये भी हम इस सेशन में कवर करेंगे। उसके बाद हम इस सेशन में हम क्रॉस ओरिजिन का पढ़ेंगे, क्रॉस ओरिजिन होती क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसके सिक्योरिटी पॉइंट भी पढ़ेंगे जो बेस्ट प्रैक्टिस के साथ एग्जांपल भी देखेंगे हम सब इनका। तो ये सारे टॉपिक्स हम वन बाय वन इस सेशन में कवर करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं कि एक्सप्रेस क्या है। एक्सप्रेस एक वेब पॉपुलर फ्रेमवर्क है जो मिनिमलिस्ट एंड अनओपिनियटेड एपीआईज फॉलो करता है रूल्स। इसमें मिनिमलिस्ट का मतलब होता है कि ये कोई भी फालतू की चीज़ें इंस्टॉल नहीं करता है, ये वेब रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स के हैंडल करने का टूल्स देता है। और ये आपको वो फोर्स नहीं करता है कि आप कौन सा डेटाबेस यूज़ करो, कौन से कोड स्ट्रक्चर यूज़ करो, ऐसा कुछ भी नहीं देता है। ये लाइट वेट होता है, ये फास्ट होता है। एंड सेकंड अपना है अनओपिनियटेड डिज़ाइन। इसमें क्या होता है कि ये कोई भी सख्त रूल नहीं बनाता है जिससे आप कोड स्ट्रक्चर एंड कोड डिज़ाइन कर रहे हो तो ये कोई भी रूल नहीं देता है। सब डेवलपर इंडिपेंडेंट तरीके से इस पे काम करते हैं। ये फ्लेक्सिबल है, ये कोई भी सख्त रूल नहीं बनाता है और डेवलपर्स कोई सा भी कोड स्ट्रक्चर हो और कोई सा भी कोड फाइल्स के साथ काम कर सकता है। इसके साथ ही डेवलपर्स को पूरी इंडिपेंडेंट देता है कि वो कैसे काम करेगा, ये कोई भी फोर्स नहीं करता डेवलपर्स को। तो ये सबसे लिए बेस्ट है एक्सप्रेस के लिए। अब हम एक प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे हमारा नोड.जेएस का एक्सप्रेस के साथ कैसे हम कर सकते हैं, पूरा ये हमने एक एग्जांपल के थ्रू भी समझा रखा है। फर्स्ट भाई हम पहले स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने एक हेलो वर्ल्ड सर्वर बनाया है। इसमें फर्स्ट टाइम पे हम हमारा प्रोजेक्ट को इंस्लाइज करना है। इंस्लाइज करने से सबसे पहले हमने mkdir कमांड से एक्सप्रेस एपीआई नाम से एक फ़ोल्डर बनाया है। फिर हम उस cd करके उस फोल्डर में गए हैं। उसके बाद हमने npm init-y, ये कमांड होती है हमारे फोल्डर प्रोजेक्ट सेटअप करने की। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट सारी सेटिंग्स -y करने से बाय डिफ़ॉल्ट सारी सेटिंग्स हो जाती हैं। तो ये हमारे स्टार्टिंग में, और इससे हमारा एक पैकेज.json फाइल बन जाती है जो हमारे प्रोजेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। उसमें सारी रिक्वायरमेंट्स, डेव डिपेंडेंसीज एंड स्क्रिप्ट्स, सारी हमारे प्रोजेक्ट्स की ऑल जो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारी इस फाइल में होती हैं पैकेज.json में, जो हमारे प्रोजेक्ट को मैनेज करती हैं। उसके बाद हम इस प्रोजेक्ट में हम इंस्टॉल करेंगे एक्सप्रेस को। इसकी कमांड है npm install express। इससे हमारा प्रोजेक्ट में एक्सप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। अब इसको हम कैसे एक्सप्रेस के साथ कैसे सर्वर बना सकते हैं उसको एक्सप्लेन करूँगा मैं कि वन बाय वन। फर्स्ट हमने एक फ़ाइल बनाई है index.js। इसमें हमने क्या किया कि एक्सप्रेस को रिक्वायर किया है फर्स्ट। फिर उसके बाद हमने एक्सप्रेस का एक इंस्टेंस बनाया है जो ऐप में हमने स्टोर किया है। इंस्टेंस बना के फिर हमने इसको 3000 पोर्ट डिसाइड किया कि जब भी कोई रिक्वेस्ट 3000 पोर्ट पे आए तो ये लिसन करे। इसमें हमने एक रूट मेथड बनाया है स्लैश पे, वहाँ हमने एक नॉर्मल एरो फंक्शन बना के एक फंक्शन पास कर रखा है जिससे हमने रिक्वेस्ट भेज रखी है हेलो वर्ल्ड। इसमें दो वेरिएबल आर्ग्यूमेंट पास किए हैं हमने, दो रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स। और रेस्पॉन्स.सेंड से हमने हेलो वर्ल्ड करके ये रिक्वेस्ट पास कर दी। जब भी रिक्वेस्ट स्लैश पे आए 3000 पोर्ट के साथ तो हमने ये वाला कॉल हो जाए। उसके बाद हमने लिसन करवा रखा है
और ये हम जब भी रिक्वेस्ट आएगी तो ये ऑटोमेटिक हिट हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे एक्सप्रेस की राउटिंग। ये एक्सप्रेस की जो राउटिंग है ये रीड की हड्डी मानी जाती है पेज के लिए, क्योंकि सब कुछ हैंडल राउटिंग के अकॉर्डिंग ही होता है। और इसमें बहुत 3-4 मेथड्स है जो राउटिंग हैंडल करते हैं, जैसे गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। इनका मेन सिंटेक्स होता है राउट ऐप डॉट मेथड एंड इसमें पाथ और हैंडलर। फर्स्ट में ऐप डॉट मेथड, हमारा मेथड कोई सा भी हो सकता है, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। इसके बाद पाथ, हमारा जो एपीआई का जो पाथ होगा, जो पोर्ट के बाद जो जैसे API/user/:ID, ये सब कुछ भी हम पाथ बना सकते हैं। हैंडलर का मीन्स है कि आपका डायरेक्ट कॉल करता है कंट्रोलर का जो भी फंक्शन है, जो एपीआई की जो एपीआई अपन ने हिट करी है उसमें जो हैंडलर कॉल होना था, वो जो फंक्शन कॉल होता है वो होता है। इसमें हमने एक इंस्टेंस बनाया है, इसमें जो मेथड्स यूज़ करे हैं हमने, पाथ जो हमारा कुछ भी होता है वो, और हैंडलर रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स जो मैनेज करता है। हम इसको एक रिक्वेस्ट फ्लो डायग्राम से भी समझ सकते हैं। फर्स्ट टाइम में हमारे क्लाइंट से जो रिक्वेस्ट आई है वो गेट, पोस्ट, पुट कुछ भी हो सकती है। जैसे यूज़र वाली स्लैग से एक इनकमिंग रिक्वेस्ट आई है क्लाइंट की, इसने क्या कि एक्सप्रेस के पास वो रिक्वेस्ट आई, फिर उसने वो राउटिंग में जाके चेक किया कि कौन सा रिक्वेस्ट मेथड है। सबसे पहले मेथड चेक करेगा, उसके बाद वो उसको हैंडलर को भेज देगा कि इसका एग्जीक्यूट कोड करने के लिए, जैसे डेटाबेस क्वेरी, डेटा प्रोसेसिंग के लिए ये सारा प्रोसेस करेगा हैंडलर। उसके बाद हैंडलर ही उसको रेस्पॉन्स देगा। रेस्पॉन्स देने के बाद ये वापस इसमें आएगी, तो ये हमारा एक प्रोसेस है राउटिंग का। सबसे पहले हम कार्ड ऑपरेशन करने से पहले हम रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी रिक्वेस्ट आ रही है, रेस्पॉन्स दे रहे हैं हम ब्राउज़र को, तो 1 बाय 1 ऑल रिक्वेस्ट और ऑल रेस्पॉन्स के बारे में हम पहले देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारी रिक्वेस्ट जैसे गेट, पोस्ट के साथ जो कोई भी डेटा आ रहा है रिक्वेस्ट के साथ, तो उसके बारे में 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा रिक्वेस्ट डॉट परम्स। ये क्या करता है कि जब भी यूज़र के साथ कोलन और आईडी अगर पास करता है, तो ये जो आईडी आ रही है ये एक परम्स है, तो हम इसको गेट करने के लिए हम सीधा रिक्वेस्ट डॉट परम यूजर आईडी ये गेट कर लेंगे इससे। उसके बाद सेकंड है हमारा रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी। जैसे हमारा यूआरएल में क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी परम्स आते हैं, जैसे शॉर्ट और डिसेंडिंग यूज़ किया, तो ये हमारा क्वेरी है। क्वेरी में हम रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी गेट करेंगे तो ये हमारा डेटा आ जाएगा, वो इजीली गेट कर लेंगे। उसके बाद थर्ड है हमारा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ये इसमें हमारा जैसे पोस्ट और पुट मेथड्स हैं, जब भी हम बॉडी में डेटा भेजते हैं तो ये इससे हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से वो गेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा रिक्वेस्ट डॉट हेडर। इसमें जो हमारे रिक्वेस्ट के साथ जितने भी हेडर्स आ रहे हैं उनके साथ हम हमारे जो राउट है उनके अंदर हम गेट कर सकते हैं रिक्वेस्ट डॉट हेडर के साथ। उसके बाद है रिक्वेस्ट डॉट मेथड एंड रिक्वेस्ट डॉट पाथ। इनसे हम पता लगाएंगे कि रिक्वेस्ट का कौन सा मेथड यूज़ किया है, कि गेट किया है, कि पोस्ट किया है, कि पुट किया है, डिलीट किया है। और पाथ में हम यूआरएल का पाथ गेट कर सकते हैं। यहाँ एक एग्जांपल के थ्रू भी सारी चीज़ें हमने कंसोल करवा रखे हैं कि इनसे हमारा क्या प्रिंट होने वाला है, कि रिक्वेस्ट डॉट परम डॉट यूजर आईडी से हम यूजर आईडी प्रिंट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट सॉर्ट से हम यह जो सॉर्टिंग परम्स आ रहा है उसको हम प्रिंट कर सकते हैं, कंसोल करवा के चेक कर सकते हैं। साथ में हम हेडर्स भी प्रिंट कर सकते हैं कि हमारा हेडर्स कौन कौन से हेडर्स आ रहे हैं, कौन सा मेथड है, कौन सा पाथ है, ये सब हम कंसोल करके हम चेक कर सकते हैं हमारे राउट में। सेकंड है हमारा रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, कि जो रिक्वेस्ट आई है उनको हम रेस्पॉन्स क्या क्या रेस्पॉन्स किस अकॉर्डिंग हम रेस्पॉन्स दे सकते हैं। ये बहुत सारे फंक्शंस हैं, इनको अकॉर्डिंग हम रेस्पॉन्स हैंडल करते हैं। सबसे पहले हम res डॉट सेंड मेथड, ये इसमें हम कोई भी HTML, टेक्स्ट, जेसन फॉर्मेट कुछ भी भेज सकते हैं इस फंक्शन में। सेकंड हमारा res डॉट जेसन, ये डेवलपर्स के लिए बहुत बेस्ट है। इसमें हम जेसन स्ट्रिंग, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके डायरेक्ट भेज देता है। उसके साथ हम res डॉट स्टेटस कोड, इसके साथ हम स्टेटस कोड भी भेज सकते हैं कि कौन सा स्टेटस कोड कब भेजना है। जैसे अगर रिक्वेस्ट परफेक्टली काम कर रही है तो 200 भेज सकते हैं, अगर कोई एरर आ रही है तो 500 भेज सकते हैं, या कोई हमको अगर उसको मिल नहीं रहा कोई भी बात तो हम 404 का स्टेटस भेजते हैं। उसके साथ ही स्टेटस कोड, ये हमारा सेंड स्टेटस कोड के साथ भी हम कर सकते हैं इसको, एक फंक्शन सेंड डायरेक्ट। उसके बाद हम रीडायरेक्ट वाला भी यूज़ कर सकते हैं, कौन से यूआरएल पे हमको रीडायरेक्ट करना है रेस्पॉन्स। ये सारे मेथड्स हैं, इनको एक एग्जांपल के थ्रू भी हम समझ लेते हैं। इसमें हमने एक हेलो वाला एक एग्जांपल हेलो वाला राउट बना रखा है, इसमें रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स हमने सेंड कर रखा है रेस्पॉन्स डॉट सेंड, हमने एक HTML पास किया है जिससे वहाँ प्रिंट हो जाएगा रेस्पॉन्स। जब ये हेलो वाला कॉल होगा तो ये वाला पास हो जाएगा। जब हमारा डेटा के साथ हम डेटा भेज रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट ID1 और नेम भेजा सैम्पल डेटा, एक हमने ऑब्जेक्ट बैठा तो जेसन में कन्वर्ट होके वहाँ दिखेगा हम रेस्पॉन्स में।
उसके बाद हमने नॉट फाउंड का एक यूआरएल बनाया है और उसमें हमने 404 स्टेटस कोड के साथ प्रिंट एरर भेज दिया कि रिसोर्स नॉट फाउंड की। लास्ट है हमारा नो कंटेंट, इसमें हमने 204 का सेंड कोड भेज दिया कि इसमें कोई डेटा मिला नहीं है। तो ये सारे हमारे रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स के जो मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे नोड.जेएस में वो हमने कवर किए हैं। अब नेक्स्ट हम CRUD ऑपरेशन एपीआई के बारे में पढ़ेंगे। अब हम CRUD ऑपरेशन बनाएंगे जिसमें CRUD का मीन्स होता है क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ये सारे ऑपरेशंस हम एक जावास्क्रिप्ट के एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके हम CRUD ऑपरेशंस बनाएंगे। सबसे पहले इसमें हमने एक मिडिलवेयर यूज़ किया है app.use express.json। ये एक मिडिलवेयर है, ये क्या करता है कि जो भी हमारी रिक्वेस्ट से जो भी बॉडी आ रही है, जो मान लो कि वो आ रही है जेसन में, तो इसको एक कन्वर्ट करके हमको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट दे देता है, जिससे हम इजीली CRUD ऑपरेशन जैसे पोस्ट और पुट का गेट यूज़ करके हम इजीली ऑपरेशंस कर सकते हैं। इसके बिना हम कोई भी ऑपरेशंस नहीं कर सकते हैं। अगर ये यूज़ नहीं किया तो हमको कोई भी डेटा नहीं मिलेगा बॉडी और रिक्वेस्ट में। इसमें एक यूज़र एरे, एक एरे बनाया है, इसमें 2 ऑब्जेक्ट ले रखे हैं अभी, ID1 और ID2। इसके साथ हम पूरे CRUD ऑपरेशंस करेंगे। इसमें डेटा ऐड करेंगे, रीड करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे। ये ऑपरेशंस हम एक एरे के साथ करेंगे। रियल एप्लीकेशन में हम ये कोई भी डेटाबेस हो सकता है, MongoDB हुआ, MySQL हुआ, उनके साथ रियल एप्लीकेशन में होता है। बट अभी अपन ये एरे के साथ ही करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे कि फर्स्ट ऑफ गेट हमने यहाँ दो ऑपरेशंस करवाने हैं अपन को कि फर्स्ट है हमारा गेट ऑल यूजर्स का गेट करने का, एक होता है आईडी के थ्रू पर्टिकुलर यूजर का गेट करना। 2 फंक्शन डिफाइन है। फर्स्ट है हमने API.user एक पाथ से हमने API हिट करी तो वो राउट से गेट हुआ। गेट होने के बाद यहाँ हमने जो भी हमारे यूजर्स की डिटेल एरे था वो हमने डायरेक्ट response.json करके हमने पूरा डेटा भेज दिया पर्टिकुलर ऑल यूजर्स का। और सेकंड हमने बनाया एक सिंगल यूजर का गेट करने का। इसमें क्या किया कि हमारा जो राउट का जो पाथ है वो API/user/ID ये एक पाथ है। इसके थ्रू हमने एक request.param.id से हमने उसकी ID गेट करी है, जो ID वो भेज रहा है राउट के थ्रू। उसके बाद ID के थ्रू हमने यूजर्स में फाइंड फंक्शन से फाइंड किया उस ID का डेटा। फिर हमने अगर उस ID का डेटा नहीं मिला तो हमने 404 का स्टेटस कोड के साथ हमने यूज़र नॉट फाउंड का मैसेज दे दिया फ्रंट एंड पे शो। अगर उसमें डेटा मिलता है तो हम जेसन फॉर्मेट में उस यूज़र की डिटेल भेज दिए। तो इससे हमको ये जो गेट का कंफर्म होगा कि ऑल और सिंगल यूजर आईडी के साथ हम यूज़ कर सकते हैं इजीली। अब हम क्रिएट और अपडेट का यूज़ करेंगे। इसमें मेथड्स होते हैं पोस्ट और पुट। पोस्ट होता है न्यू यूजर्स के लिए, और जब हमको पर्टिकुलर किसी रिक्वेस्ट को अपडेट करना हो तो उसके लिए हम पुट यूज़ करेंगे। उसके लिए फर्स्ट हम एक यूज़र क्रिएट करेंगे न्यू, उस यूज़र में एक नया यूज़र बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ हमने यूज़र API.user करके एक पोस्ट में रिक्वेस्ट आई है, उसमें हमने एक नया यूज़र एक ऑब्जेक्ट बनाया है। इसमें ID का लेंथ गेट करके उसको +1 कर दिया, नेम और ईमेल हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। उसको जो यूजर्स वाला जो एरे था हमारा उसमें एक नया यूज़र हमने पुश करवा दिया। ये हम रिक्वेस्ट तब बॉडी में रिक्वेस्ट तभी गेट कर सकते हैं जब हमारा जो express.json वाला फंक्शन कॉल कर रखा है, मिडिलवेयर हमने लगा रखा है, तभी हम उसको request.body में कोई डेटा गेट कर पाएंगे। उसके बिना हम कोई भी डेटा गेट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हमने यूजर्स पुश करवाया, फिर हमने न्यू यूज़र को स्टेटस 201 स्टेटस के साथ हमने जेसन फॉर्मेट में रेस्पॉन्स भेज दिया क्लाइंट को। फिर उसके बाद हमको कोई भी डेटा अगर कोई भी डेटा अपडेट करना हो उसके लिए हमने API/user/:ID हम पर्टिकुलर :ID का डेटा अपडेट कर रहे हैं। इसमें हम डेटा जो फर्स्ट हमने फाइंड किया उस यूज़र में पर्टिकुलर ID का, फाइंड करने के बाद अगर कोई भी डेटा नहीं मिलता है तो हमने 404 का डेटा भेज दिया, उसके साथ मैसेज भेज दिया यूज़र नॉट फाउंड का। और अगर डेटा मिल जाता है तो हमने उसका नेम बॉडी से नेम गेट करके बॉडी से नेम किया और उसको object.user.name में उसको डाल दिया, और उसके बाद user.email का, और फिर हमने जेसन में भेज दिया, रेस्पॉन्स भेज दिया उस यूज़र को। तो ये हमारा रीड क्रिएट और अपडेट वाला कोड था। नेक्स्ट होगा हमारा डिलीट वाला। नेक्स्ट है हमारा डिलीट ऑपरेशन। हम एरे से कैसे ऑब्जेक्ट डिलीट कर सकते हैं वो सीखेंगे कैसे कर सकते हैं। हमारा इसमें एक डिलीट राउट बनाया है। इसमें हमने API/user/:ID हम पर्टिकुलर ID के थ्रू हम उस यूज़र का जो ऑब्जेक्ट है उसको डिलीट करेंगे। उसके लिए हमने पहले उसका इंडेक्स फाइंड किया पर्टिकुलर यूज़र ID का यूज़र में। अगर यूज़र नहीं मिलता है तो हमने 404 स्टेटस कोड के साथ यूज़र नॉट फाउंड का मैसेज दे दिया। अगर मिलता है तो हमने जो यूज़र का जो मेथड है स्प्लाइस उसको यूज़ किया पर्टिकुलर इंडेक्स को रिमूव करने के लिए, और उसके बाद हमने रेस्पॉन्स में भेज दिया 204
क्योंकि हमको डिलीट करने पर कोई डेटा भेजने की नीड नहीं थी, तो हमने ब्लैंक डेटा भेज दिया और साथ में स्टेटस कोड 204 भेज दिया। यहाँ हमने 204 होता है नो कंटेंट, जो हमको डिलीट के केस में ऐसा कोई डेटा भेजने की नीड नहीं थी, तो हमने डेटा भेज दिया है। अब हम पढ़ेंगे एक स्केलेबल फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि हम अच्छी एप्लीकेशन बनाने के लिए एक अच्छा फोल्डर स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इसमें जो हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर इस टाइप से रहेगा। इसमें हमारा एक एसआरसी फोल्डर रहेगा, इसमें हमारा पूरा सोर्स कोड रहेगा। इसमें हमारा पहला फर्स्ट कंट्रोलर डिफाइन करेंगे कि इसमें हमारा जो भी रिक्वेस्ट आएगा उसको हैंडल करने का लॉजिक रहेगा। उसके बाद हम राउटिंग वाला कंसेप्ट बनाएंगे, राउटिंग फोल्डर के अंदर इसमें सारे डेफिनेशंस होंगी राउटिंग की। उसके बाद हमारा जो मिडिलवेयर बनेगा, जैसे auth.js फाइल बना दी, जो हमारा कस्टम मिडिलवेयर बनेगा। उसके बाद हम मॉडल्स, जैसे डेटाबेस के साथ कोई भी कनेक्टिविटी करनी है तो मॉडल्स बनाएंगे हम। जैसे यहाँ पे यूजर.मॉडल की फ़ाइल बना रखी है स्कीमास बनाने के लिए। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन अभी यहाँ डेटाबेस कनेक्शन ऐड करने की या कोई भी कांस्टेंट फाइल बनाने के लिए, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एसआरसी के बाद हम क्या करेंगे, .env फाइल को हम यूज़ करेंगे कि हमारा जो एनवायरनमेंट बनाएंगे हम, कि लोकल, स्टेजिंग, प्रोडक्शन डिफाइन करेंगे, और जो भी कॉन्फ़िगरेशन सिक्योरिटी टाइप की जो भी API की होती हैं वो सारा हम .env में फॉलो करते हैं। उसके बाद index.js हमारी ये सर्वर मैन एंट्री पॉइंट होगा, जहाँ से हमारा सर्वर वाला कोड और जो हमारी मिडिलवेयर हैंडल करने वाला, सर्वर लिसन करने वाला, ये सारा ओनली फॉर वही लॉजिक रहेगा इस वाली फाइल में। अब पैकेज.json हमारे प्रोजेक्ट का मेन रिक्वायरमेंट फाइल है। इसमें सारी डिटेल्स हमारे होती हैं, जैसे डिपेंडेंसीज, सारे पैकेज की डिटेल्स, स्क्रिप्ट्स, ये सब इस फाइल में हम मैनेज करते हैं। हमने मिडिलवेयर का बहुत बार इस सेशन में बहुत बार जिक्र किया है कि ये क्या है, कैसे काम करता है, इसको समझते हैं सही से। ये मिडिलवेयर होता क्या है? मिडिलवेयर हमारे जो क्लाइंट साइड से जो रिक्वेस्ट आती है और जो हैंडलर के बीच में बैठा रहता है, इसमें हम सारे लॉजिक्स हम कुछ भी लगा सकते हैं, फिर हम रिक्वेस्ट को चेंज कर सकते हैं और रेस्पॉन्स को चेंज कर सकते हैं। ये इसके पास रिक्वेस्ट, रेस्पॉन्स, नेक्स्ट फंक्शन का होल एक्सेस रहता है, जिससे वो कुछ भी चेंज कर सकता है। इसका एक अपन डायग्राम इसके थ्रू 1 by 1 भी समझ सकते हैं, एक एनालॉजी के थ्रू, API असेंबली लाइन एनालॉजी के थ्रू मैंने बनाई है। इसके थ्रू हम फर्स्ट बाय फर्स्ट मिडिलवेयर अपन समझेंगे। फर्स्ट क्लाइंट साइड रिक्वेस्ट आई है, उसको फिर ये हम फर्स्ट मिडिलवेयर लगाया है हमने लोगर का। ये लोगर मिडिलवेयर क्या करेगा कि जो रिक्वेस्ट आई है उसका एक हमने लॉग बना दिया कि उसकी रिक्वेस्ट की जो भी डिटेल्स है उसको एक फाइल या एक कंसोल डॉट लगा के उसको सेव कर ले। उसके बाद हमारा सेकंड जो मिडिलवेयर है वो ऑथेंटिकेटर का है। इसमें हमने चेक किया इस वाले मिडिलवेयर में कि जो यूज़र की जो रिक्वेस्ट आई है वो ऑथेंटिकेट है या नहीं है, कि उसने जो टोकन को चेक करवाया कि वो टोकन सही है या यूज़र लॉगिन हो चुका है या लॉग आउट हो चुका है, जो भी ये सारी चीज़ें हम इसमें चेक कर लेंगे। उसके बाद हमारा थर्ड हमने मिडिलवेयर बनाया जेसन पार्सर। इसमें जैसे एक्सप्रेस का जो जेसन फंक्शंस कॉल होता है, जो हमारी बॉडी में जो डेटा है उसको वो कन्वर्ट करेगा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में, तो वो वाला एक मिडिलवेयर यूज़ होता है। उसके बाद वो जो रिक्वेस्ट है वो हैंडलर के पास जाएगी एग्जीक्यूट होने के लिए। तो एक ये हमारा मिडिलवेयर का जो प्रोसेस है, तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे। इसके लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे, इसके लिए हम एक फ्लो डायग्राम बनाएंगे। जी हमने फ्लो डायग्राम बना रखा है मिडिलवेयर का, कैसे कैसे काम करता है। फर्स्ट टाइम में जो रिक्वेस्ट आएगी उसमें फर्स्ट मिडिलवेयर बनाया, इसमें रिक्वेस्ट, रेस्पॉन्स और नेक्स्ट फंक्शन के बिना ये आगे नेक्स्ट नहीं होगा। अगर नेक्स्ट कॉल नहीं किया हमने किसी भी मिडिलवेयर में, तो अगर रिक्वेस्ट आ रही है और नेक्स्ट, हमारा कोड वहीं स्टॉप हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा बिना नेक्स्ट के फंक्शन के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मिडिलवेयर में नेक्स्ट फंक्शन। इसके बाद ये फर्स्ट मिडिलवेयर से सेकंड मिडिलवेयर में गया डेटा, उसके बाद हम इसको मिडिल थर्ड में भेज सकते हैं या हम डायरेक्ट भी भेज सकते हैं हैंडलर के पास। जैसा भी हमारा कोड का स्ट्रक्चर होगा उस अकॉर्डिंग हम कितने भी मिडिलवेयर बना सकते हैं। कस्टम मिडिलवेयर बनाना भी हम सीखेंगे। अब हम पढ़ेंगे एक्सप्रेस में एरर को कैसे हैंडल कर सकते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है ये। जब हमारा चलता हुआ कोड में कभी भी कोई भी एरर आ जाए तो हमारी एप्लीकेशन क्रैश हो जाती है। तो क्रैश ना हो उसके लिए हम एरर हैंडल करते हैं। तो हम इसके लिए सबसे ट्राई कैच का यूज़ करेंगे। जैसे ट्राई ब्लॉक में कोई भी एरर आती है तो ऑटोमेटिक कैच में जाके नेक्स्ट वाला फंक्शन कॉल हो जाए, जिससे हमारी एप्लीकेशन क्रैश ना हो और यूज़र को एक परफेक्ट मैसेज दिख जाए कि जो इशू है उस अकॉर्डिंग। तो ये एक एग्जांपल भी हम समझ लेते हैं कि हम कैसे मैनेज कर सकते हैं कि एरर को हैंडल कैसे किया जा सकता है। एग्जाम्पल हमने एक फंक्शन बना रखा है गेट यूज़र बाई ID का। इसमें हमारे रिक्वेस्ट, रेस्पॉन्स और नेक्स्ट मेथड्स कॉल कर रहे हैं। इसके अंदर हमने पहले यूज़र का डेटा फाइंड किया इस ID से, फिर अगर यूज़र का डेटा नहीं मिला तो हमने मैसेज दे दिया एरर का, और उसके बाद हमने थ्रो कर दिया एरर। इसमें एरर मिलने के बाद हमने डायरेक्ट कैच में नेक्स्ट मेथड के थ्रू पास कर दिया।
ये एक हमने जो इसके लिए हमने सेंट्रल एरर हैंडलर मेथड भी बनाएंगे, जिससे ये दैट्स ग्लोबल जो हमारा एरर हैंडलर बना हुआ है मिडिलवेयर वो कॉल करेगा और वो एक परफेक्टली आउटपुट दे देगा यूजर्स को, जिससे हमारी कोई एप्लीकेशन क्रैश नहीं होगी। इसलिए हमारा ये हैंडल करते हैं ट्राई कैच ब्लॉक के थ्रू। अब हम बनाएंगे एक सेंट्रल एरर हैंडलर जो हमारे प्रोजेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एरर को कैसे ग्लोबली हैंडल करता है, ये index.js फाइल में हम एक छोटा सा फंक्शन बना देंगे जो एरर कहीं भी हमारे पूरे कोड में कोई सी भी फाइल में एरर आती है तो ये कॉल हो जाएगा। ये सबसे नीचे लिखा जाता है, हमारे राउटिंग के बाद ये कोड लिखा जाता है। इसमें हम इसके 4 प्रम्स हैं, एरर, रिक्वेस्ट, रेस्पॉन्स, नेक्स्ट, 4 प्रम्स पास होते हैं। इसमें हम एरर डॉट स्टैक को उसको प्रिंट करवाएंगे क्या, क्योंकि जब इसको प्रिंट कराएंगे तभी डेवलपर्स को पता लगेगा कि क्या एरर आई है। उसके बाद हमें एरर का जो स्टेटस है जो 500 भेज रहे हैं अभी, क्योंकि ये एरर पे भेजने पे 500 ही भेजा जाता है फ्रंट एंड में, जिसे वो मैनेज कर लेते हैं कि एरर आई है इस कोड में। उसके बाद हमने एक प्रॉपर रेस्पॉन्स बनाया है रिक्वेस्ट कोड के साथ कि हमने स्टेटस एरर स्टेटस कोड भेज दिया, साथ में एक मैसेज दे दिया कि जिससे हमारे कोई भी कहीं भी एप्लीकेशन क्रैश ना हो, यूज़र को गलत इम्पैक्ट ना पड़े। इसके लिए हम ये परफेक्ट ग्लोबल टाइप का सेंट्रल एरर हैंडल बनाते हैं। अब हम कोर्स ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे कि कोर्स कैसे काम करता है, क्यों करता है, Node.js, Express.js में कैसे काम करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। हर डेवलपर इस टॉपिक पे आके फंस जाता है कि कैसे कनेक्ट होगा फ्रंट एंड से बैक एंड। तो इसके लिए कोर्स का मतलब होता है कोर्स ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। इसको अपन 1 by 1 करके समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि सेम ओरिजिन पॉलिसी क्या होती है। ये एक सिक्योरिटी रीजन के पर्पज से यूज़ किया जाता है कि हर ब्राउज़र में ये, जैसे हमारे पास 2 एंड पॉइंट है, एक हमारी जो रिक्ट एप्लीकेशन है वो 5173 पे चल रही है और हमारा जो एक्सप्रेस का जो सर्वर है वो 3000 पे चल रहा है। अभी जो रिक्वेस्ट आ रही है रिक्ट एप्लीकेशन से हमारे एक्सप्रेस सर्वर पे 3000 पे, तो ये आपस में कनेक्ट नहीं होती है, डायरेक्ट कोई भी रिक्वेस्ट नहीं भेज सकती, क्योंकि इनका जो हर ब्राउज़र का एक अलग सेम ओरिजिन अलग होता है, डिफरेंट होता है, सबका अलग अलग ब्राउज़र का अलग अलग ओरिजिन होता है। तो इसके लिए हम एक क्रॉस का यूज़ करता है, जिससे हम ब्राउज़र को हमारे सर्वर पे परमिशन का एक्सेस देते हैं, जिससे हमारा कनेक्ट हो जाता है वो। इसका एग्जांपल के थ्रू कैसे हम करेंगे वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। अब हम पढ़ेंगे हमारे प्रोजेक्ट में कैसे हम सिक्योरिटी लगा सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी API बनाई है बट वो सेफ़ है या नहीं है, इसके लिए हम सिक्योरिटी लगाएंगे। तो अभी सिक्योरिटी बहुत बड़ा टॉपिक है बट अपन जो नेसेसरी चीज़ें हैं वही अपन कवर करेंगे अभी के लिए, क्योंकि इसमें अभी मेनली थ्री टाइप से हम सिक्योरिटी हमारे प्रोजेक्ट को, हमारे APIs को सिक्योर कर सकते हैं। फर्स्ट हम हेलमेट का यूज़ कर सकते हैं, हेलमेट पैकेज का, क्योंकि ये HTTP हेडर्स को सेट कर देता है, जिससे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का जो एक्सेस होते हैं, कॉमन वेब अटैक्स हैं, ये सारी को रोकता है। इसको सिंपली इंस्टॉल करता है, npm इंस्टॉल हेलमेट से हम पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर इसको हमने रिक्वायर कर दिया, उसके बाद हमने इसका मिडिलवेयर बना के हमने इसको यूज़ कर लिया। तो इससे हमारा क्या है कि कॉमन जो वेब अटैक्स होते हैं वो रुक जाते हैं, तो क्योंकि ये हेडर सेट कर देता है। तो सेकंड हमारा लिमिट रिक्वेस्ट, इसको हम एक पैकेज के थ्रू हम इंस्टॉल करते हैं एक्सप्रेस में, एक्सप्रेस रेट लिमिट नाम का पैकेज है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि ब्रूट फोर्स अटैक को रोकते हैं। जैसे 1 सेकंड में किसी ने हज़ारों रिक्वेस्ट भेज दी तो उसको हम रेस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं कि हम वो 1 सेकंड में हम जो डिसाइडेड जो पॉइंट है उनको ही वही रिक्वेस्ट आए हमारे सर्वर पर। इसको सिंपली हम एक पैकेज है एक्सप्रेस रेट लिमिट, ये इंस्टॉल करेंगे। इसके बाद हमने इसको रिक्वायर कर लिया। इसके बाद इसमें एक रेट लिमिट फंक्शन को कॉल करा के इसमें एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया। इसके अंदर हमने एक 15 मिनट में कि यूज़र के थ्रू 100 रिक्वेस्ट ही एक्सेप्ट करे ये सेट कर दिया। फिर इसको मिडिलवेयर बना के हमने इसको ऐड कर दिया। अभी क्या होगा कि 15 मिनट के अंदर कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है किसी यूज़र की, उस यूज़र की ओनली वो 100 रिक्वेस्ट ही एक्सेप्ट होगा। 100 से ज़्यादा आएगी तो वो एक एरर दे देगी ऑटोमेटिक, एक्सेप्टेबल नहीं है ये। थर्ड हमारा सैनिटाइज यूज़र इनपुट, इसमें हमेशा कभी भी यूज़र से जो रिक्वेस्ट आ रही है उसका जो डेटा आ रहा है बॉडी में, क्वेरी में, परम्स, कभी भी उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए कि क्या आ रहा है। तो उसके लिए हमेशा हमको वैलिडेट करना चाहिए कि वो रिक्वेस्ट आ रही है उसको वैलिडेट करें। उसके लिए सबसे बेस्ट अभी पैकेज है express.validator, और हम जो भी यूज़ करते हैं इसका हमने नॉर्मली बॉडी में ईमेल जैसे इसको नॉर्मलाइज करके हमने एक एग्जांपल के थ्रू हम समझा रखा है। अब हमने इस कोर्स में क्या क्या डिस्कस किया है ये सारा एक बार छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें। सबसे पहले हमने एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना, इसका फाउंडेशन सेटअप करना, इसके कैसे ये मिनिमल फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क है वो सारा सब कुछ कवर किया है इसमें। सेकंड इसमें हमने राउटिंग पढ़ी है कि हम कैसे APIs बना सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं वो समझे हैं, राउटिंग मेथड्स। सेकंड इसमें हमने स्केबल स्ट्रक्चर बनाना सीखा है
कि इससे हम कैसे फोल्डर स्ट्रक्चर बनाया कि एक हमारे बड़ी एप्लीकेशन बन के कोई भी दिक्कत ना हो, वो भी हमने इस सेशन में कवर करा। फिर हमने मिडिलवेयर की पावर को समझा है कि हम एक्सप्रेस का जो दिल है मिडिलवेयर, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम लॉगिंग, ऑथेंटिकेशन, पार्सिंग, ये सारे काम कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हमने एरर हैंडल के बारे में पढ़ा कि एरर हैंडलिंग हम कैसे कर सकते हैं, कि हम डॉट कैच और देन का यूज़ करके हम एरर हैंडल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कवर करी हैं। उसके बाद हमने क्रॉस कनेक्टिविटी भी समझी है कि हम फ्रंट एंड से बैक एंड में कम्युनिकेशन करके कैसे हम उनको अलाउ कर सकते हैं, परमिशन दे सकते हैं, ये भी कवर किया। साथ में हमने सिक्योरिटी भी पढ़ी है कि कौन से एसेंशियल सिक्योरिटी हमको यूज़ करना चाहिए कोड में, ये सब हमने इस सेशन में कवर किया है। ठीक है, ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपको वैल्यूबल लगा होगा ये। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अब आप मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। उस सेशन में हम मोंगोडीबी क्या है, कैसे काम करता है, एक्सप्रेस के साथ कनेक्टिविटी, ये सब हम सीखेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।